हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पत्रकार बंधु हैं सभी को नमस्कार। आज हम जनपद अपने गाजियाबाद के भाजपा महानगर कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी, सभी लोग मौजूद हैं और एक अहम विषय पे आज यहाँ चर्चा हुई जो कि है वक्फ संशोधन अधिनियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर रखरखाव के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू किया है। और ये एक ऐसा अधिनियम है, ये एक ऐसा संशोधन है जो निश्चित तौर पे हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन में नई रोशनी लाने का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जो वक्फ की चर्चा आज देश में नहीं पूरी दुनिया में अचानक से वक्फ एक ऐसा शब्द है जो चर्चा का विषय बना। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वक्फ क्या है। वक्फ वो संपत्ति है जो दान कर दी गई है उस खुदा के नाम पे, उस रब के नाम पे, समाज के, मुस्लिम समाज के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए जो संपत्तियां दान की गई होती हैं उनको वक्फ कहा जाता है। वक्फ की संपत्तियां केवल और केवल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ये उनका नेचर है। दान करने से पहले दानकर्ता जो अपने क्लॉज लगाता है उसमें ये क्लॉज है कि ये संपत्ति अब किसी व्यक्ति से ट्रांसफर होके उस खुदा की हो गई, यानी अब समाज की हो गई, और जिसका इस्तेमाल समाज के विकास के लिए, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए मुसलमानों के होना चाहिए। उसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहते हैं। दूसरा एक बहुत चर्चा का नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या है? जब बहुत बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्तियां, जो दान की गई संपत्तियां बहुत बड़ी उनकी संख्या हो गई, तो उन वक्फ की संपत्तियों को प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक बॉडी है। सबसे अहम बात है कि वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक बॉडी है, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन जो भी सरकार होती है प्रदेश की और केंद्र की, वो अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड का गठन करती है, जिसमें अलग अलग मेंबर नियुक्त होते हैं। ये दो बातें बताना इसलिए जरूरी थी कि बहुत ज्यादा लोग अभी वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? जब बहुत ज्यादा वक्फ की लैंड हो गई, पहले के जमाने में हमारे लोगों ने वक्फ समाज के हित के लिए वक्फ की संपत्तियां दान की, अब अपनी संपत्तियों को दान किया जिनको वक्फ की संपत्तियां कहा गया। तो ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 1,25,000 वक्फ की संपत्ति है और हर वक्फ की संपत्ति लगभग हर जनपद में, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, हर जनपद में 1,500 से लेकर 2,000 तक वक्फ की संपत्तियां हैं। कुल 1,25,000 वक्फ की संपत्ति है। कई संपत्तियां ऐसी है जो एकड़ों में है, स्क्वायर फीट और बीघों में नहीं, एकड़ों में है। 50, 60, 70 एकड़ों में वक्फ की संपत्तियां हैं। 100 बीघों में वक्फ की संपत्तियों के बाग है। ऐसे कई जगह अगर कंबाइनली देखेंगे तो, और प्राइम लोकेशंस पे, अच्छे प्राइम लोकेशंस पे, जैसे हम गाजियाबाद बैठे हैं, गाजियाबाद में अच्छे प्राइम लोकेशंस पे वक्फ की संपत्ति है। मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, जो अब बेशकीमती हो गए, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे समय में जब लैंड की मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है, एक आम मुसलमानों की तरफ से शिकायत आती थी हमेशा कि वक्फ की संपत्तियों की मिसहैंडलिंग हो रही है, वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच दिया जा रहा है, या वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पे दे दिया जा रहा है, और किराए की पर्ची कटती है 100-200 रुपए की, लेकिन पगड़ी जो है, डिपॉजिट जो है 20-20, 30-30 लाख रुपए लिए जाते हैं। ये बहुत जगह आम मुसलमानों ने शिकायत की। और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी थी, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के पार्टिसिपेशन की कमी थी। तो ये तमाम जो जरूरतें आम मुसलमानों ने जो सुझाव दिए, शिकायत दिए। इसके अलावा मैं आपको ले जाना चाहूंगा कुछ साल पहले। एक और सवाल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो लोग पूछ रहे हैं, आम मुसलमान पूछ रहा है
कि इस संशोधन की क्या जरूरत थी। तो ये सवाल जानने की जरूरत है कि क्या ऐसा संशोधन पहली बार हुआ, वक्फ बोर्ड के नियमों में क्या संशोधन पहली बार हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पहले भी वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन हुए हैं, 2013 में, 1995 में, 1954 में वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन हुए हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा वैसे वैसे समाज की जरूरतों को समझते हुए समय समय पे वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन किए गए। 54 में किया गया, फिर 95 में किया गया, फिर 2013 में किया गया। अब आधुनिक भारत में वक्फ बोर्ड के जो नियम है उनमें कुछ सकारात्मक संशोधन करने की जरूरत समझ में आई, तो 2025 में फिर किया गया। ये पहली बार नहीं हो रहा। तो विपक्ष ये झूठ बोल रहा है, भ्रम फैला रहा है कि वक्फ बोर्ड में ऐसा संशोधन पहली बार हो रहा है। समय समय पे वक्फ बोर्ड में संशोधन होते आए हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी किए थे संशोधन, आज मोदी सरकार ने भी किया है संशोधन, तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जो वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए बना। 2006 में मैं फिर एक और स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी बनी 2006 में, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था। 1996 उससे बाद में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी के रहमान खान साहब की अध्यक्षता में, जो कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे। उससे पहले 1976 में एक वक्फ के लिए एक कमेटी बनी, वक्फ डेवलपमेंट एक फोरम बना, वो भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तब भी बना। और इन तमाम लोगों ने, इन तमाम कमिटीज ने ये अध्ययन किया और अपने अध्ययन का रिपोर्ट तत्कालीन अपनी सरकारों को सौंपा। तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो सच्चर कमेटी जो कि कांग्रेस ने बनाई थी, वो सच्चर कमेटी क्या कहती है ये भी हमें समझने की जरूरत है। सच्चर कमेटी ने 2006 में, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, और सच्चर कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी है। ये मोदी सरकार ने नहीं कहा, सच्चर कमेटी ने कहा। सच्चर कमेटी ने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। सच्चर कमेटी ने तीसरा पॉइंट क्या कहा कि वक्फ बोर्ड में पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का और मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। सच्चर कमेटी ने चौथी चीज क्या कही? सच्चर कमेटी ने चौथी चीज कही कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको प्रॉपरली उसको हैंडल करना चाहिए। जितना रेवेन्यू वक्फ बोर्ड की संपत्ति से आना चाहिए उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ये प्रमुख बिंदु, जो मैंने, बहुत सारे बिंदु है, प्रमुख बिंदु जो सच्चर कमेटी ने कहा वो बताता हूं, मैंने बताया। उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी के रहमान खान साहब की अध्यक्षता में। के रहमान खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बनी, ऐसे जेपीसी उस समय बनी थी। उस जेपीसी की क्या फाइंडिंग थी? वो जेपीसी जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बनी, उसने रिकमेंड किया कि वक्फ बोर्ड जो है केवल मुतवल्ली बनाने और हटाने तक सीमित हो गया है। वक्फ बोर्ड अपने मूल मुद्दों से भटक गया है। वक्फ बोर्ड के नियमों में रिफॉर्मेशन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड की लैंड रेवेन्यू बोर्ड में दर्ज होनी चाहिए। ये जेपीसी में कहा गया, जो कि के रहमान खान साहब की अध्यक्षता में बनी। अच्छा, उससे पहले 1976 में भी एक वक्फ बोर्ड के लिए डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बना। वो भी काउंसिल ने यही सारे रिकमेंडेशन किए। तो आज मोदी सरकार ने जो बातें मानी हैं, ये बातें तो वही है, इसमें ज्यादातर सुझाव वही है जो कांग्रेस पार्टी के रीजन काल में जो जेपीसी बनी और जो कमेटियां बनी, जो कमेटी ने रिकमेंड किया। तो आज ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी केवल और केवल इसलिए इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों का विकास नहीं देख सकते। कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद कि मुसलमान डेवलपमेंट की तरफ आगे जुड़े। ये जो अमेंडमेंट है ये क्या है? यह अमेंडमेंट ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इसको प्रॉपर तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि इसके अभिलेख जो है राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने चाहिए, ताकि जहां डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके। ये जो अमेंडमेंट है जो मोदी सरकार लेके आई है, वो ये कहती है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन और पिछड़े पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? ये जो अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलने चाहिए जहां गरीब मुसलमानों को निःशुल्क शिक्षा और फ्री में इलाज मिले। इसमें क्या गलत है?
यह अमेंडमेंट ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिससे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। एक ये जो सच्चर कमेटी और तमाम कमेटी की रिपोर्ट थी कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इससे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? केवल 165 करोड़। आना चाहिए 12,000 करोड़, आ रहा है 165 करोड़। तो ये 11,500 का डिफरेंस ये जिसके पॉकेट में जा रहा है, ये वही लोग परेशान है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के आने के बाद ये जो पैसे का घपला जो कर रहे हैं, ये जो घोटाला कर रहे हैं, वो घोटाला उनकी जेब में ना जाके गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। इसीलिए लोग परेशान है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है वक्फ बोर्ड के नाम पे, बहुत बड़ा स्कैम। ये वक्फ बोर्ड में छिपे माफिया जो कर रहे थे, जो जिन्होंने चेहरे तो बना रखे हैं मुसलमानों का हितैषी होने के, लेकिन उनके हाथ में खंजर है, जो लगातार मुसलमानों के पीठ पे भोंकने का काम यही लोग कर रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मुसलमानों के विकास के लिए इस्तेमाल हो, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। देश का आम मुसलमान मोदी सरकार के साथ खड़ा है। इस अमेंडमेंट के आने के बाद देश भर में विपक्ष के नेताओं ने माहौल खराब करने की कोशिश की, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी, सपा और ममता बनर्जी जी की पार्टी ने, लेकिन देश के आम मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। यही दिल्ली में जंतर मंतर पे इन्होंने धरने का आह्वान किया था। देश की आबादी 25-30 करोड़ है मुसलमानों की, और आए कितने लोग? केवल गिनती के 200-400 लोग आए। ये वही लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी के प्रायोजक थे। तो देश के 25 करोड़ मुसलमानों का, जितने भी देश में मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी का पूरा समर्थन इस अमेंडमेंट के साथ है। ये जो बीता है, इस समय ने दर्शा दिया है। बहुत भड़काने की कोशिश हुई मुस्लिम भाइयों को, बहुत बरगलाने की कोशिश हुई, लेकिन मुसलमानों ने केवल विकास को अपना एजेंडा चुना है। ये बहुत खुशी की बात है कि मोदी सरकार की नीति और नीयत पे मुसलमानों ने अपना भरोसा जताया है। ये अमेंडमेंट तमाम उन बातों को दर्शाता है कि वक्फ के माध्यम से हम अपने मुस्लिम भाइयों के विकास को सुनिश्चित करेंगे। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होगी। आज ये बताइए, मैं एग्जांपल देता हूं, हम लोग गाजियाबाद में बैठे हैं, आप एक सर्वे कर सकते हैं तमाम हमारे सम्मानित मीडिया भाई, कि गाजियाबाद में 1,000 के लगभग वक्फ की संपत्ति है। कितनी वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल स्कूल खुले हैं? कितनी वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले हैं? एक भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और गाजियाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कोई स्कूल या हॉस्पिटल खुला हो। फिर वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से मनमानी करता था, कोई पारदर्शिता उसके फैसलों में नहीं थी। जब चाहा जिसे एक मुतवल्ली नियुक्त होता है 3 साल के लिए, लेकिन हमेशा ये शिकायत आती थी कि मुझे 2023 में मुतवल्ली बनाया गया। मुतवल्ली यानी जो मैनेजर होता है, कॉमन भाषा में बता दूं, किसी वक्त की संपत्ति को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर नियुक्त किया जाता है, जिसको मुतवल्ली कहते हैं। वो उस वक्त की संपत्ति का देखरेख करता है। 3 साल के लिए औसतन उसको मुतवल्ली बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, एक ऐसे शिकायत सामने आई, मुसलमान ने ही शिकायत की कि 2023 में मुझे मुतवल्ली बनाया गया, 23 आखिरी में, मेरा कार्यकाल 2026 था, लेकिन 24 दिसंबर आते आते मुझसे वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों ने पैसा मांगा और मैंने पैसा नहीं दिया, तो मुझे मुतवल्ली पद से हटा के किसी और को मुतवल्ली बना दिया। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि आप गफलत फैला रहे हैं विपक्ष के लोग, कि जो वक्फ बाय यूजर है, 3 तरीके का वक्फ बेसिकली है। वक्फ अलल खैर। वक्फ अलल खैर का मतलब होता है कि वो संपत्ति जो वक्फ की गई हो, जिसका मुतवल्ली या मैनेजर कोई भी मुस्लिम समाज का आदमी बन सकता है, उसको वक्फ अलल खैर कहते हैं। दूसरा वक्फ का प्रकार होता है वक्फ अलल औलाद, यानी कि जो वक्फ की संपत्ति जिस किसी ने दान किया, उसका मुतवल्ली यानी मैनेजर उसी परिवार का कोई सदस्य बनेगा, उसको कहते हैं वक्फ अलल औलाद। एक और वक्फ की संपत्ति, एक और टाइप है जो कहते हैं वक्फ बाय यूजर, जिसके लिए विपक्ष बहुत हो हल्ला मचा रहा है। वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर कहीं ऐसी संपत्ति गांव में या कोई ऐसी सरकार की प्रॉपर्टी या ऐसी बंजर प्रॉपर्टी या ऐसी बंजर भूमि जिसपे कब्रिस्तान की तरह लंबे समय तक जो इस्तेमाल हो रही है, या जिसपे ईदगाह बन गए हैं, या जिसपे कोई इबादतगाह बन गए हैं, और वो सैकड़ों साल से, 50 साल से, 40 साल से उसका इस्तेमाल वक्फ की लैंड की तरह हो रहा है। तो मोदी सरकार ने साफ और स्पष्ट कहा कि 2025 से पहले वक्फ बाय यूजर जैसा था वैसा बना रहेगा।
किसी भी वक्फ बाय यूजर को हम नहीं छेड़ेंगे, किसी भी कब्रिस्तान को हम नहीं छेड़ेंगे, किसी भी मस्जिद को हम नहीं छेड़ेंगे, किसी भी इबादतगाह को हम नहीं छेड़ेंगे, किसी भी करबला को हम नहीं छेड़ेंगे। वक्फ बाय यूजर 2025 से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा अंटिल पुराना कोई केस उस लैंड पे ना चल रहा हो। 2025 के बाद का केस नहीं, पुराना अगर कोई केस चल रहा है तो उस केस की सुनवाई अब उचित न्यायालय में होगी। पहले क्या होता था कि न्यायालय में कोई पीड़ित पक्ष नहीं जा सकता था। अब इस अमेंडमेंट के आने के बाद हाँ, जो भी पीड़ित पक्ष है, जो वक्फ का कोई उसकी समस्या है, वो कोर्ट में भी जा सकता है, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट में भी जा सकता है और वहां से उसको न्याय मिल सकता है। तो ये तमाम हमने न्यायाधीशों की कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, तो न्यायपालिका का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो चीजें पारदर्शी होंगी। हमने वक्फ बाय यूजर को एज इट इज रहने दिया है। हमने वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन पर इन चीजों को सुनिश्चित किया है। किसी भी ये जो कह रहे हैं लोग, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी अन्य धर्म के धार्मिक ट्रस्ट में कोई मुसलमान को आप बनाएंगे क्या, तो किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में कोई हिंदू मेंबर नहीं बनेगा। वक्फ बोर्ड की किसी भी धार्मिक ट्रस्ट पे कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता। ये कल भी ऐसा था नियम, आज भी ऐसा है। मुतवल्ली कल भी मुसलमान होते थे, आज भी मुसलमान रहेंगे। जो वक्फ बोर्ड की कमिटीज है उसमें पहले भी मुसलमान होते थे, आज भी मुसलमान होंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड जो प्रशासनिक बॉडी है उसमें कुछ फेरबदल सरकार अपने अनुरूप कर सकती है ताकि वक्फ बोर्ड की चीजों में पारदर्शिता है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अमेंडमेंट आगे बढ़ा है। इसमें महिलाओं की अधिकारों की सुरक्षा है, पारदर्शिता है, हमारे वक्फ के निकायों में हमारे पासमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन है और वक्फ बोर्ड की मनमानी को खत्म करना है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित करना है। इसी एजेंडे के साथ ये अमेंडमेंट आया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये संशोधन आने वाले दिनों में मुसलमान भाइयों के विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा।